अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा में कल वोट पड़ेगा बाई इलेक्शन में। कल वहां मतदान है और कल ही दिल्ली में मतदान है राज्य के लिए नई सरकार चुनने के लिए। और इन दोनों मतदानों से पहले आज लोकसभा से लेके और संगम के तट तक महाकुंभ पर संघर्ष है। महाकुंभ पर राजनीतिक तनाव चरम पर है, चरम पर। उसकी व्याप्ति संसद से लेकर संगम तक। आज का दिन हमला और जवाबी हमले का दिन रहा, बार पलटवार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज लोकसभा में मोर्चा संभाला और अखिलेश यादव ने तमाम आरोप लगाए 29 जनवरी की जो भगदड़ थी उसको लेकर। कई तंज कसे, कई कटाक्ष किए, डबल इंजन के समीकरणों पर भी टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि अब दोनों इंजन आपस में टकराने लगे, लखनऊ और दिल्ली वाले। और सरकार पर आरोप लगाया कि उसने भगदड़ में मरने वालों की संख्या को छुपाया है, वास्तविक संख्या को। उन्होंने अभी 2 दिन पहले मिल्कीपुर से जो पहले विधायक थे और अब सांसद हैं फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की का प्रस्ताव किया था। और आज अखिलेश जी ने भी लोकसभा में अपने इस्तीफे का प्रस्ताव कर दिया। उन्होंने कहा गया था कि 100 करोड़ लोगों का कुंभ में इंतजाम किया है सरकार की ओर से, और अगर मेरी बात गलत निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अध्यक्ष महोदय, स्पीकर से कहा। अब बात की जांच जब होगी तब होगी, लेकिन इस्तीफे का प्रस्ताव इधर से भी आ गया। 12 बजे के आसपास अखिलेश यादव ने ये मोर्चा संभाला था लोकसभा में, और शाम होते होते 4 बजे के आसपास संगम के तट से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, पलटवार किया। और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं, उनकी मानसिकता सनातन विरोधी है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को लपेटा। क्या इन दोनों की गिद्ध दृष्टि थी कि कुंभ में कैसे किसी तरह हादसा हो जाए कोई बड़ा? उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों के बीच में इस बात की प्रतिस्पर्धा हो रही, इस बात की होड़ है कि ज्यादा बड़ा सनातन विरोधी कौन है, ज्यादा बड़ा सनातन का शत्रु कौन है। और योगी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कही कि हम यानी सरकार 29 जनवरी के हादसे की तह में जाएगी। उन्होंने कहा कि भगदड़ के मुजरिम कौन हैं, हम उनको पकड़ कर लाएंगे, बेनकाब करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि षड्यंत्र को अनावृत करेंगे, बेनकाब करेंगे, और देश और दुनिया के सामने बताएंगे, दिखाएंगे कि 29 जनवरी की भगदड़ में के पीछे ये षड्यंत्र काम कर रहा था। इसलिए आज उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि सुपारी ली गई है सनातन को बदनाम करने की। सुपारी शब्द भारी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और अगर कोई मुख्यमंत्री बोले तो मानकर चलिए कि कुछ इनपुट उनके पास रहे होंगे। और पटना से भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी
कल लोकसभा में इस बात का संकेत किया था। उन्होंने कहा था कि कुंभ में हुई भगदड़ में आरंभिक तौर पर प्रथम दृष्टया साजिश की बू आ रही है, और आज उसी को योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा हम हर साजिश को बेनकाब करेंगे। तो चुनाव मिल्कीपुर में और दिल्ली में, और तनाव महाकुंभ को लेकर, तलवारें खिंची हैं महाकुंभ को लेकर। क्या महाकुंभ पर हो रही राजनीति मिल्कीपुर के चुनाव को प्रभावित करेगी? या मिल्कीपुर का चुनाव अवधेश प्रसाद, उनके बेटे, तीन पासी उम्मीदवार, राष्ट्रवाद, परिवारवाद, इस तरह के मुद्दों पर ही केंद्रित रहेगा? या कुंभ का विषय भी मिल्कीपुर में चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिल्कीपुर और दिल्ली में कल मतदान से पहले कुंभ पर अचानक से फिर इतना तनाव क्यों बढ़ गया। पहली रिपोर्ट देख लीजिए। लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। मिल्कीपुर चुनाव में कोई नई बेईमानी करेगी बीजेपी। मिल्कीपुर की जनता मिलकर के जिताना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर बार कोई नया तरीका बेईमानी का निकालती है। कोई कह रहा है कसौटी, किसी के लिए चुनौती, किसी ने कहा लिटमस टेस्ट, कोई बोला सियासी महाकुंभ। मिल्कीपुर सीट का ये वो सियासी संग्राम है जहां उपचुनाव की बिसात पर अब जातीय समीकरण के साथ साथ इमोशन और आंसू भी मुद्दा बन गए। दरअसल 5 जनवरी को होने वाले उपचुनाव के मतदान से पहले मिल्कीपुर की चुनावी महाभारत में अपना अपना चक्रव्यूह सजाया जा रहा है, और इसी रण में सपा सांसद अवधेश प्रसाद के आंसुओं ने चुनावी चर्चा बदल दी है। दलित लड़की के साथ हुई विभत्स घटना को लेकर एक बार नहीं 2 बार रोए अवधेश प्रसाद। और तो और अवधेश प्रसाद ने तो अखिलेश यादव के सामने अब संन्यास और इस्तीफे तक की बात कह दी थी। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? अवधेश प्रसाद के इमोशन और आंसुओं पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तंज किया था, क्योंकि मोहित खान वाले मामले में मुखर नहीं दिखे थे अवधेश। याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। मिल्कीपुर के चुनावी मैदान में हर मुद्दे को उछाला गया है। सबसे पहले जातीय समीकरण के हिसाब से पासी प्रत्याशियों पर दाम लगाया गया, तो वहीं बीजेपी ने राम मंदिर और महाकुंभ के जरिए हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चढ़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव मिल्कीपुर में
कुंदरकी वाले फॉर्मूले को अपनाने का आरोप लगाते रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन भी अखिलेश यादव ने सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के आरोप लगाए थे। वैसे भी मिल्कीपुर में अखिलेश यादव के पीडीए का बड़ा इम्तिहान है। मिल्कीपुर चुनाव में कोई नई बेईमानी करेगी बीजेपी। मिल्कीपुर की जनता मिलकर के जिताना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर बार कोई नया तरीका बेईमानी का निकालती है। देखिए, आप समझिए, हर स्टेज पर बीजेपी मैनेज करती है। पहले अधिकारी जो जिलाधिकारी हैं उनको मैनेज करेगी, उनके ऊपर जो बड़े अधिकारी उनको बैठाया जाएगा, उनको निर्देश दिया जाएगा। फिर आपका शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में ऑर्डर एक साथ नहीं निकला है। और मैं तो आपसे कहूँगा, सब सच्चे चैनल हैं यहाँ पर, ये सब सच्चाई दिखाते हैं। कम से कम वो निकालिए सच्चाई जो एक साथ सूची जाती थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की। इस बार उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी ना हो जाए, क्योंकि मैं ग्राफ बना करके जारी कर देता था, तो एक एक को ऑर्डर दिया है। और अब तो ये जानकारी आ रही है कि जो मरे हुए लोग हैं, जो जिंदा ही नहीं हैं, उनकी बीएलओ ने पहले पर्ची बीजेपी के घर पहुंचा दी। बहरहाल सारे चुनाव एक तरफ और मिल्कीपुर का चुनाव एक तरफ, क्योंकि तमाम उम्मीदवारों के साथ साथ ये दो चेहरों के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन जाति, धर्म और तमाम समीकरण से इतर सवाल ये है कि क्या काम आएगा अवधेश के आंसुओं का सैलाब। मिल्कीपुर में वोट पड़ने से पहले आज दिन भर कुंभ पर तनाव रहा। संगम के तट से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के पटल तक। क्या कुंभ का घटनाक्रम मिल्कीपुर के चुनाव की दशा और दिशा प्रभावित करेगा, या मिल्कीपुर का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही केंद्रित रहेगा? एक बड़ा प्रश्न है। और चूंकि महाकुंभ का विषय है, तो और कल चुनाव दिल्ली में भी है, तो वो भी प्रश्न खड़ा होता है कि क्या महाकुंभ दिल्ली के चुनाव को भी प्रभावित करेगा, और करेगा तो किस तरफ, इस तरफ या उस तरफ, चाहे मिल्कीपुर हो चाहे दिल्ली हो। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अनुभव चक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। अनुभव चक जी का बहुत स्वागत है इस हमारे स्टूडियो में। एसके दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे जी का बहुत स्वागत है हमारे साथ। नावेद शिकोह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नावेद शिकोह जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक। नीति जी का बहुत बहुत स्वागत। नावेद शिकोह, क्या स्थिति है मिल्कीपुर में? और कल वोट है, आज कुंभ पर तनाव चरम पर पहुंच गया और सीधे सीधे दो बड़े चेहरे टकरा गए। दोपहर में 12 बजे अखिलेश जी बरसे और शाम को 4 बजे योगी जी ने पलटवार किया। आज जी बिल्कुल बहुत गर्मा गर्म माहौल है। चुनावी माहौल त्रिकोणीय हो गया है, 3 मुद्दों पर हो गया है। स्थानीय मुद्दे तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। हम लोगों ने एक चर्चा में ये भी कहा था कि सचमुच अगर राम मंदिर के बाद अयोध्या का विकास हुआ है तो इसका भाजपा को फायदा मिलेगा, और अगर ये सिर्फ एक पॉलिश है तो फायदा नहीं मिलेगा। एक तो सीधी सी बात है। 2 मुद्दे बहुत तेज आकर उबाल ले रहे हैं, क्योंकि अयोध्या से प्रयागराज की दूरी ज्यादा नहीं है, और ये प्रयागराज के भी 2 चेहरे हैं, महाकुंभ के भी 2 चेहरे हैं। एक चेहरा ये है जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग कहते हैं कि एक बहुत ऐतिहासिक सफलता है इस देश के सनातन धर्म के लोगों के सामने। इतना बड़ा महाकुंभ, इतना सफल महाकुंभ, इतनी अच्छी मैनेजमेंट का महाकुंभ कभी नहीं हुआ। जो उसका क्षेत्रफल है वो ना जाने कितने गुना बढ़ गया पिछले महाकुंभ को देखते हुए। जो उसमें आने वाले लोगों की जो संख्या है वो ना जाने कितनी बढ़ गई है। आज तक इतनी बड़ी संख्या में महाकुंभ नहीं हुआ। पूरी दुनिया में उसके डंके पिट रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, उससे कनेक्ट है भारत की जनता, और जाहिर सी बात है मिल्कीपुर की जनता भी उससे कनेक्ट होगी। एक ये उसका खूबसूरत चेहरा है। दूसरा चेहरा वो है जो समाजवादी पार्टी कह रही है और तमाम विरोधी लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ के इंतजामों का डंका पिट रहा था, लेकिन इतने लोग मार दिए गए और जो मारे गए उनकी संख्या भी छिपा ली गई। दूसरा चेहरा ये है। अब देखिए मिल्कीपुर की जनता दोनों चेहरों में किसको पसंद करती है। तीसरा चेहरा यह कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, दलित सुरक्षित हैं, सर्व समाज सुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, अब महिलाओं के साथ गलत काम नहीं होता। ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का। किसी हद तक बात सही भी है, लेकिन रेप हो रहे हैं। उस रेप होने के पीछे भी 2 सूरत है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है
कि ये सब इस तरह की साजिशें समाजवादी पार्टी कर रही है। उसके वर्कर्स पकड़ में भी आ जाते हैं। मोइन खान की बात हुई, नवाब की बात हुई, तमाम वो अपने तर्क भी दे रहे हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है? एक तो ये मिल्कीपुर की जनता सोच सकती है कि सारे दावे झूठे थे, योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर सुरक्षित होती तो एक दलित बेटी के साथ ऐसा क्यों होता। दूसरी सूरत यह है कि हो सकता है वो ये मान ले भारतीय जनता पार्टी की, वहां की जनता, भाजपा का जो आरोप है कि साहब जितने गुंडागर्दी और रेप हो रहे हैं वो सब समाजवादी पार्टी करवा रही है। तो ये सूरतें, दो सूरतें हैं। मिल्कीपुर की जनता क्या भाजपा के तर्क को स्वीकार करेगी या समाजवादी पार्टी की उस तर्क को स्वीकार करेगी जिसमें कहा रहा है कि ये महाकुंभ करवा के लोगों को मार दिया गया, तो ऐसा प्रचार किया गया लेकिन व्यवस्था नहीं की गई, जो दावे किए गए वो झूठे हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आज जो आपने जिक्र किया कि संसद में अखिलेश यादव ने महाकुंभ में और उनकी मौतों का जिक्र किया, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता हैं और एक जो रेप एक बेटी के साथ वहां हुआ है उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, जबकि वो पीडीए के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, पूरे देश में उस राजनीति को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला, एक बच्ची, एक युवती की हत्या और उसके साथ रेप होने के बाद कांग्रेस दिल्ली से साफ हो जाती है और देश में हाशिए पर आ जाती है। 10-15 साल से उसको उभरने में वक्त लगता है। ठीक है नावेद भाई, अभी रोकना रोकेंगे, अच्छा नहीं, दोबारा में आते हैं आपके पास, दोबारा में आते हैं। करना मुझे ताज्जुब हुआ। जी जी, डॉक्टर नीति शर्मा, आपकी सोच में क्या महाकुंभ का आयोजन और महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई दुखद घटना, क्या ये डिसाइसिव फैक्टर होगा मिल्कीपुर के चुनाव में या दिल्ली के चुनाव में? एक ही दिन वोट है। जी नमस्कार अमिताभ जी और पैनल जी, नमस्कार। सारे गेस्ट को मेरा प्रणाम और आपके माध्यम से जितने भी व्यूअर्स इस डिबेट के साथ जुड़े हैं उनको जर्मनी कुंभ का आयोजन अमिताभ जी हम सभी सनातनियों के लिए, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो कुंभ का आयोजन हो, सनातन के इस संगम में जिस प्रकार से पूरा विश्व सम्मोहन के साथ डूब रहा है, डुबकी लगा रहा है, 34 करोड़ लोगों से ज्यादा वहां संगम के अंदर श्रद्धालुओं ने उस पावन संगम में डुबकी लगा के उस अमृत का अनुभव किया है। तो यहाँ पे हमको राजनीतिक दृष्टि से इसको सोचने से ज्यादा मेरे और आपके इस देश के अस्तित्व की जो एक विकास गाथा और गौरवपूर्ण क्षण है, उसको हमको सबसे ऊपर सर्वोपरि रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने ये पूछा था क्या चुनावों में इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हर चीज का चुनावों में प्रभाव पड़ता है और चुनावों में प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। क्या हमारी आइडेंटिटी को विश्व पटल पे जाना, विश्व के सर्वोच्च लोग आज वहां पे संगम में डुबकी लगा रहे हैं, जय जयकार हो रहा है, तो क्या मेरी और आपकी छाती चौड़ी नहीं हो रही है गर्व से? और अगर ये इस गर्व के को अगर हम श्रेय देना चाहें तो प्रशासन को देना पड़ेगा। और जहां तक मेरे श्रद्धालुओं की इस दुखद घटना में उसकी सवाल है, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट पे थोड़ा सा जिस प्रकार से अब उसके प्रयास लिए गए हैं, और इससे पूर्व में जो कुंभ हुए थे तब जो मिसहैप हुआ था, जब जो व्यवस्थाएं हुई थी, उस पर कोई बात नहीं करेगा। मैं किसी भी इस तरीके की घटना का कहीं से भी मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक 16 लाख आबादी वाले क्षेत्र प्रयागराज में करोड़ों लोगों का आगमन और उसकी व्यवस्था जो देखी जा रही है एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो मेरे और आप में हमारी परिकल्पना से भी एक प्रशासन तंत्र की और सरकार के तंत्र को, उसमें कहीं ना कहीं उनको सैल्यूट है। और जहां तक बेटियों की बात आती है, तो ये पीडीए वालों की जो पूरी डेफिनेशन है ना अमिताभ जी, वो है पीड़ित दलित अबला। ये अवधेश कुमार तब क्यों नहीं रोए जब मोहित खान ने, इन्हीं के नेता ने वहां पे 12 साल की बच्ची का ना केवल रेप किया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं कि डीएनए जांच कराई जाए। तो डीएनए जांच तो इन लोगों की कराइए जो संसद के पटल से बोलते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जो संसद के पटल से बोलते हैं कि जहां समाजवादी की पार्टी की सरकार, वहां पे वो जमीनों का कब्जा होता है। ठीक, नीति जी दोबारा आता हूं आपके पास। नीति जी रोकना होगा, दुबे जी के पास चलूंगा। ठीक, नीति जी आगे एसके दुबे साहब के पास चलूंगा, फिर अंत में अनुभव चक के पास आऊंगा, क्योंकि बीजेपी को बाकी सबका उत्तर देना होगा। जो सरकार में होता है उससे ही सवाल ज्यादा होते हैं, स्वाभाविक भी। दुबे जी, मिल्कीपुर में अवधेश जी के आंसू चलेंगे कि नहीं चलेंगे?
हालांकि पोस्टर तो वहां लग गए हैं, आंसुओं का हिसाब लेगी जनता 5 तारीख को, कल है 5 तारीख। लेकिन उन्होंने एक फैसला, एक घोषणा बड़ी विकट कर दी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे कि तो इस्तीफा लिख के रखो जेब में, टाइम आने वाला है। दुबे जी, ये लड़ाई मिल्कीपुर की है और लड़ी संगम पे जा रही है, नहीं? भैया अनम्यूट कर लो आप। जब तक मैं जी हाँ, ठीक ठीक। हेलो जी जी, आ रही आवाज, आवाज आ रही? जी जी भाई आ रही। जहां तक संगम की बात है, जब तक मैं संगम नहीं गया था तब तक मैं उस स्थिति को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, लेकिन 29 से पहले मैं संगम गया था, ठीक है। तो संगम में मैंने ये देखा, निश्चित तौर पर हमें ये कहने में कोई वो संकोच नहीं है कि जहां तक सफाई की व्यवस्था थी, वो सफाई की व्यवस्था उनकी उत्तम थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जहां ट्रैफिक की समस्या थी, आवागमन की समस्या थी, जो व्यवस्था थी, उसमें बहुत ज्यादा खामियां थी। एक मेरे साथ मेरी मदर, 80 साल की मेरी मदर हैं, वो मेरे साथ गई थी। आप यकीन नहीं मानोगे, 5 किलोमीटर वो पैदल चली। आप ये स्थिति, और वीआईपी गाड़ियां जिन पर स्टिकर लगे हुए थे, वीवीआईपी वीआईपी, फर्राटेदार आवागमन उनका हो रहा था। पुलिस निष्क्रिय थी, पुलिस को कुछ पड़ी नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज, जो जहां से बैरिकेड लगा दिए गए थे, चाहे वो हनुमान मंदिर के ऊपर से जब नीचे आते हैं वहां से, चाहे दारागंज की साइड से, या कहीं सभी एरिया की मैं बात करता हूं, मैंने ये चीज देखा कि वहां पर कुछ मतलब पुलिस तो पूरी तरीके से निष्क्रिय दिखाई दी। साथ में जो अंदर ई रिक्शा चलते थे, वो ई रिक्शा में धांधलगर्जी थी कि जो मिल जाए वो बैठ जाता था, और ये नहीं देखा जा रहा था कि जिसको जरूरत थी उसको। अभी आप सोचिए, समय के अनुसार 2013 की पॉपुलेशन और आज 2024 की पॉपुलेशन, बहुत लोग बोलते हैं कि उस समय ये था वो था। निश्चित तौर पर जब हम 12 साल बाद की बात करेंगे तब भी पब्लिक बढ़ेगी, तो आप उसके हिसाब से, जब आप एआई के अकॉर्डिंग इतनी हमारी गिनती कर लेते हैं कि 3 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ आ गए, तो हमें इसकी व्यवस्था की भी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है। अब वो अधिकारियों की तरफ से हो या निचले स्तर से है कि वो हाई स्तर से, ये जांच का विषय है। मैं चाहता हूं कि इन्होंने जांच का जो रखा है अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन अब आप दूसरी बात जो करते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं, क्योंकि उसकी जो परिस्थितियां बनी हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव हैं। और दुबे जी एक छोटा सा दुबे जी 1 मिनट रोकूंगा, एक छोटा सा सप्लीमेंट है, फिर मैं अनूप चक के पास जाऊंगा। अखिलेश जी ने आज कहा कि मुझे सूचना मिली है कि भाजपाई नई तरह की बेईमानी की खोज कर ली है मिल्कीपुर के लिए। इसका क्या मतलब होता है? नई तरह की बेईमानी कैसे होगी? नहीं, नई तरह का मतलब ये है कि भाजपाई जो है जहां भी उनको बेईमानी करने का, वो हर दिन एक नया तरीका अपनाते हैं कि बेईमानी किस तरीके से की जाए। आजकल रिसर्च का मॉडल है, एक रिसर्च चलती रहती है। तो ये जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये मास्टरमाइंड लोग हैं, और ये कोई ना कोई ऐसी तरकीब लगाएंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर हार गई तो आप अमिताभ जी आप लिख लीजिए कि योगी जी का जाना तय है, क्योंकि वहां जो 2 लोग बैठे हैं वो वैसे ही पीछे पड़े हैं योगी जी के, और अगर बाई चांस इसमें कहीं कुछ हो गया तो ये ठीक का काम करेगा। दुबे जी अभी रोकना होगा। कुछ लोग गजब किस्म की जन्मपत्री लेकर आते हैं नावेद बाबू, क्या अद्भुत किस्म की। मैं तो ग्रह नक्षत्रों को मानता हूं। नीति जी बैठी है, वो खुद ज्योतिषी है। योगी जी के जाने की जाने कितनी तारीखें घोषित हो चुकी नहीं नावेद, मंच पर माइक से हो चुकी। इसलिए सामान्य बुद्धि ये कहती है कि तारीख देना ठीक नहीं, क्योंकि अतीत में दी गई सारी तारीखें ध्वस्तीभूत हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और बड़े बड़े लोगों ने कहा, हम आप तो छोटे लोग हैं,
केजरीवाल जी ने, आदरणीय केजरीवाल जी ने भी एक डेट दी थी, नावेद बाबू दी थी ना, अखिलेश जी ने डेट दी थी, राहुल गांधी जी ने डेट दी थी, सब दे चुके डेट। क्या इसलिए मैंने कहा दुबे जी योग्य व्यक्ति हैं कि तारीख के चक्कर में ठीक नहीं है। नहीं, और अगर तारीख के कारण नहीं, परिस्थितियां वैसी बन रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि इस्तीफा देने का मामला, एक तो अखिलेश जी ने आज संसद में उछाल दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अवधेश कह चुके वहां कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये इस्तीफे का जोर इतना भी नहीं राजनीति में रखना चाहिए। मान लीजिए स्थिति पलट जाए, इस्तीफा मांगने लगे लोग, दो, अब तो घटना घट गई, तब क्या होगा? 8 तारीख बहुत दूर तो है नहीं। अब पता लगा भाजपा या अवधेश जी का घर घेरेंगे, कहीं इस्तीफा दो। बड़ी मुश्किल से तो आदमी एमपी बनता है यार, काहे को इस्तीफा कराओगे? कर अनुभव चक वही प्रश्न, मिल्कीपुर में क्या होगा? एक अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं कि नई किस्म की बेईमानी से आप मिल्कीपुर जीतना चाहते हैं, ऐसा उन्हें पता लगा। एक दूसरी बात उन्होंने कही कि बीएलओ अगर पर्ची नहीं बांटेगा तो मैं उन लोगों को लेके जिनके यहाँ पर्ची नहीं पहुंचेगी खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर जाऊंगा और उनके दफ्तर पर इस बात का निर्णय कराऊंगा, और डीएम तैयार रहे। मामला कड़ा है और मामला बड़ा भी है, कुंभ का विषय भी है और मिल्कीपुर में चुनाव भी है। अनुभव चक देखिए अमिताभ जी, जो बातें आपने कही उससे पहले कि पूर्व में एक इस्तीफे वाली बात भी हो रही थी, तो ये देखकर हंसी आती है कि इतना सीनियर लीडर, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद के अंदर आंकड़े लेके जाता है कि आपकी पार्टी ने, आपके मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 100 करोड़ लोग कुंभ में नहाएंगे, ऐसा डाटा, और अगर उसमें कहीं भी फिगर इधर से उधर हो तो मैं ये इस्तीफा लेके आया हूँ। आपके माध्यम से अमिताभ जी अखिलेश यादव से ज़रूर कहना चाहूँगा कि उससे संबंधित अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो उसको भी सदन के अंदर रख देना चाहिए था, और अगर एविडेंस नहीं है तो जो बात भरे सदन में उन्होंने कही है उसको मानते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जनता इस तरीके की मजाक वाली हरकतें सदन के अंदर देखना नहीं चाहता है। दूसरा, उसी तरीके के मिल्कीपुर के सांसद ने अपनी बात कही कि 8 तारीख को मेरा बेटा अगर नहीं जीतेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई, जनता है, जनता जिसको वोट देगी उस वोट के आधार पर आप एमपी बने हो, उस वोट के आधार पर मिल्कीपुर से विधायक चुना जाएगा। अगर आपके द्वारा भेजा गया प्रत्याशी नहीं जीतेगा तो जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान करके आप इस्तीफा देने जाएंगे, फिर से उसको चुनाव में आप झोंकेंगे उस क्षेत्र की जनता को। मजाक बना के रखा हुआ। इसी तरीके का एक प्रकरण हुआ था अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि बहन जी ने भी एक ऐसी गलती करी थी राज्यसभा के अंदर इस्तीफा दे के, वो दिन और आज का दिन सदन में नहीं पहुंच पाई हैं। तो जनता के जनादेश से मजाक करना उचित नहीं है। जनता ने आपको भेजा है, आप अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए, जनता की आवाज उठाइए, चाहे विपक्ष के रूप में हो चाहे पक्ष के रूप में हो। इस तरह का काम करना चाहिए था। इससे पहले बात कुंभ की भी हो रही थी। कुंभ में जो हुआ वो ऐतिहासिक है, पूरा विश्व उसकी तारीफ में कसीदे गढ़ रहा है। एक घटना हुई 29 जनवरी को, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई, तो उसके कारणों को चिन्हित करके और भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इस तरफ सरकार लगातार प्रयास कर रही है और वो दिखाई भी दे रहा है। एक मिनट रोकूंगा। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 जनवरी की घटना की तह तक जाएंगे और भगदड़ के मुजरिमों को बेनकाब करेंगे, दुनिया के सामने लाएंगे कि भगदड़ के अपराधी कौन है। इस बात का क्या अर्थ लगाया जाए? क्या इसके पीछे कुछ डिजाइन दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, मैं इस बात को अभी कहने ही जा रहा था कि तमाम वीडियो इस तरीके के सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि झुंड के झुंड कुछ लोग प्रायोजित तरीके से कुंभ को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। सबको पता है कि जहां पर करोड़ों लोग एक साथ स्नान के लिए आए होंगे, वहां पर अगर एक तिनके के बराबर भी किसी ने अभद्रता कर दी, किसी ने मिसमैनेज करने का प्रयास कर दिया और जरा सी भगदड़ मच गई, तो उस भगदड़ को दुनिया की कोई ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती। वहां पर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। उसके बाद भले आप उसको जल्दी से जल्दी संभालने के लिए अपनी फोर्स लगा के उसको व्यवस्थित कर ले, लेकिन अगर भगदड़ मचेगी अमिताभ जी, तो चाहे अगर 1 लाख लोग में भी भगदड़ मचेगी, उसको कंट्रोल उस समय कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा अगर किसी ने कुत्सित प्रयास करा है
कुंभ के मेले में अराजकता फैलाकर निर्दोष लोगों की जान ली है तो उनको चिन्हित करा जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी सुनिश्चित करी जाएगी और उसके लिए प्रशासन और शासन मिलकर काम कर रहे हैं और जो भी इस घटना का दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित कराई जाएगी ताकि किसी धार्मिक व्यवस्था के कार्यक्रम में इस तरह का कुत्सित प्रयास भविष्य में कोई करने का साहस ना करे। जी ठीक बात है। नावेद शिको, जनता ने बड़े गाजे बाजे के साथ अवधेश जी को लोकसभा भेजा है। अब वो इतनी बड़ी घटना हो गई राजनीति में कि वो समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय हो गए अवधेश जी। नहीं, अब उन्होंने अपनी सांसदी दांव पर इस बार इस जिद पे क्यों लगा दी कि नहीं अगर आज ये हमारे लड़के को नहीं जिताया तो हम भी इस्तीफा दे देंगे। नहीं, जनता को इस बात की तो आजादी रहनी चाहिए कि आप अच्छे लगे तो जिता दिया, जरूरी नहीं लड़के को जिताएं और ये जरूरी नहीं कि लड़के को जिता दे तो पिताजी को भी जिताएं। नावेद शिको, जी जी हाँ, मुझे लग रहा है कुछ जी बिल्कुल, ये बड़ी अटपटी बात है। इस बात में कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र में चुना हुआ एक सांसद इस्तीफा इसलिए दे देगा कि उनका बेटा हार गया। मुझे लगता है कि जनता ने ही उनको जिताया है और अगर जनता उनके बेटे को हरा देती है तो क्या आप उनको जनता को सजा देंगे इस बात की कि हमारे बेटे हमें जिताया तो हमारे बेटे को भी जिताओ? ये तो कोई जनता के साथ अन्याय है। ये तो एक बड़ी अलोकतांत्रिक बयान है। मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ होने के बाद अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो मुझे इसके पीछे एक बड़ी बचकानी उनका ये बयान लग रहा है। इस तरह का बयान लोकतंत्र में नहीं देना चाहिए कि चुना हुआ कोई सांसद इसलिए इस्तीफा दे देगा कि विधानसभा की सीट पर उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़वाया और उनको जनता ने हरा दिया। भाई हो सकता है उनकी जनता ने इनको बतौर सांसद चुना, जाहिर सी बात है, और उनके बेटे को इस लायक नहीं समझे और नहीं वोट दें। अगर ऐसा हो गया तो आप जनादेश का अपमान करेंगे। ये बयान मुझे लगता है कि उनको नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुद्दे वहां पर बहुत तेजी से उबाल ले रहे हैं और जो आपने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ जी का बयान वाकई इस जनता को राहत देने वाला है कि जिस तरीके से वहां के श्रद्धालुओं की मौत हुई है, अगर उसमें किसी की साजिश है तो एक कुशल सरकार उसका पर्दाफाश करेगी, उन दोषियों को सामने लाएगी। जिस उन्होंने मजबूती से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि अगर साजिश हुई है, जिस बात की शंका है, तो हम दोषियों को सामने लाएंगे और उनको सजा दिलाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी एक विपक्ष के नेता के तौर पे कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग मारे गए हैं जिनकी सूचना छुपा ली गई है। उन्होंने भी दावा किया है। अगर अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा जनाधार है, पूरे प्रदेश पे जिला अध्यक्ष हैं, पूरे में उनकी इकाई है, वो अगर दावा कर रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो मारे गए हैं, सरकार ने उनके नाम सुना, तो अपने कैडर से आप कहिए कि ऐसे परिजनों को सामने लाइए और बताइए राम दुलारे हैं, गए थे, मर गए और उनका प्रशासन डीएम साहब आए, उनका नाम छुपा रहे हैं और चुप पे रहना। तो अखिलेश जी के भी तो करते, जैसे अखिलेश जी की बात आपने कही, बार बार कहते हैं कि भाई बेईमानी हो जाएगी, ये भी बचकाना ही लगता है। देखिए ऐसा है कि वोटों की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ सत्ता के पास नहीं होती, विपक्ष के पास भी होती है। अगर उनके वोटर्स को रोका जा रहा है तो वो लड़े उसके लिए। और जैसा कि कह रहे हैं कि एक एक वोटर लिस्ट हम चेक करेंगे, एक एक पर्ची की हम निगरानी करेंगे, पर्ची नहीं दी गई एक भी व्यक्ति को तो हम धरना देंगे। जब आप मुस्तैदी से काम कर रहे हो ग्राउंड पे, आपको लग रहा है बेईमानी होने वाली है, तो बेईमानी के खिलाफ आप लड़ो, अपने वोटर का मताधिकार। ठीक है नावेद भाई जी, सरकार बिल्कुल ठीक है। मैं एसके दुबे जी के पास आऊंगा, फिर नीति जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बात मैं कह दूं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, दुबे जी भी सहमत होंगे मेरी बात से। पर्ची हो या ना हो, बीएलओ आपके घर आया हो ना आया हो, छोड़ो। क्या मैं तो हर बार वोट डालने गया, कभी बीएलओ पर्ची लेके नहीं गया। मैं गया वहां लिस्ट लेके, सब बैठे रहते हैं वॉलंटियर्स हर दल के, जिस पे मन हो, खाली भीड़ कम देखी वहीं चला जाता हूँ। कहता हूँ भाई मेरा नाम अमिताभ अग्निहोत्री, देखो इसमें लिस्ट में यहाँ रहता हूँ, लिस्ट में नाम मिल जाता है। वो एक छोटी सी पर्ची बना के दे देते, आई वो आधार कार्ड देख लेते, कहते जाओ भाई सब अंदर। दुबे जी नहीं, इसमें इतनी समस्या क्या है कि क्रांति कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे बीएलओ के लिए, डीएम का घेरा होगा। मान लो बीएलओ पर्ची नहीं लाया तो वोट नहीं पड़ेगा क्या? वोट तो पड़ेगा ना। बीएलओ को यह अधिकार किसने दे दिया कि बीएलओ पर्ची देगा तभी वोट पड़ेगा? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं।
और वोटिंग के नियम कायदे में तो पर्ची का भी कोई लेना देना नहीं। लिस्ट है, लिस्ट मिलाई जाती, पर्ची क्या करेगी? मान लो हम अपने घर से पर्ची छपा लाएं हैं और अपना नाम उसमें लिख लें और अंदर पहुंच जाए, तो अंदर वाला भी तो वोट स्याही लगाने से पहले नाम देखेगा ना दुबे जी। तो ये बात समझ नहीं आई। अखिलेश जी ने कहा कि बीएलओ ने मरे हुए लोगों की पर्ची बांट दी, जिंदा की नहीं बांटी, और मैं डीएम के ऑफिस खुद जाऊंगा लोगों को लेके। दुबे जी, होता है कि मैं आपकी इस बात से आने से पहले थोड़ा कुंभ की और चर्चा कर दूं, क्योंकि आपके ही टीवी चैनल ने दिखाया था जी। आपने भी देखा होगा कि हम लोगों ने संसद के अंदर भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुद्दा उठाया कि आखिरकार ये जो श्रद्धालु वहां पर वीर स्वर्गवास हो गया, जिनका बेचारों ने अपनी शरीर छोड़ दिया, और वो भी इस घटना के कारण आपके कैमरामैन को किस तरीके से बेइज्जती करके वो निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला नजर आता है। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं उन पर एक उंगली उठती है कि आखिरकार वो कौन से रीजन है जो सच्चाई दिखाने से दूर भागते हैं। अरे भाई, कहीं 24 बता रहे हैं, कहीं 30 बता रहे हैं। तो समस्या ये है कि आप सच्चाई को पब्लिक के सामने लाने में तकलीफ क्या है, जबकि आपने देखा होगा कि 3 शंकराचार्य जी ने इसका वो विरोध भी किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की थी, शायद आपने भी वो क्लिप देखी हो, कि जब सत्ता होती है तो लोग सत्ता के जो मुख्यमंत्री होता है उसके पीछे ही रहते हैं। और वर्तमान में जो सिस्टम हो गया है, आज जब ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कल जब इनकी बात की जाएगी तो इन पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। और यही लोग जो आज उनका ये बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो चल रहा है, ये कल कहेंगे कि नहीं कुछ तो गड़बड़ था। तो एक तो मेरा कुंभ का था, अब मेरा मामला दूसरा आया। हाँ, वही मेरा मामला दूसरा आया। क्या बिना एक मिनट क्या बिना पर्ची के वोट नहीं डाल सकता कोई? ऐसा तो कोई नियम नहीं। पर्ची छोड़ो, पर्ची से क्या लेना देना? आपका आप एक मिनट, हर बूथ पर आपका लड़का भी तो बैठेगा मेज कुर्सी लेके कि नहीं बैठेगा? बैठेगा ना, उसके पास लिस्ट होगी। क्या समस्या है? अमिताभ जी, मैंने ये देखा है, मैं व्यक्तिगत बात करता हूं, मैं कभी बिना देखी हुई बात करने में विश्वास नहीं रखता हूं। जो हमने एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूं। होता क्या है कि जब वोटिंग करने जाते हैं, आप भी जानते हो कि शहर में जो आबादी होती है वो वैसे भी इसमें बहुत ही आलसी टाइप प्रवृत्ति की होती है कि वो अवॉइड करती है कि जब भीड़ खत्म हो जाएगी तब हम जाएंगे, तब लाइन में लगेंगे। लेकिन ऊपर से अगर ये पर्ची घर पे नहीं पहुंचती है ना, तो एक साइकोलॉजिकली उन्होंने कहा यार पर्ची आई नहीं है, कौन जाएगा वोट देने। तो ये जो मेंटालिटी है वो भी उस समय काम करती है, और इसके कारण कई सारे वोटर ऐसे होते हैं जो उसको अवॉइड कर जाते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा। जी ठीक है दुबे जी, मैं एक नीति जी के पास चलूंगा। एक आपको सुझाव देता हूं, काम आएगा क्या? ये त्रिफला चूर्ण की तरह का सुझाव है, खाली नहीं जाएगा। जैसे त्रिफला में तमाम गुण है, वैसे ही छोड़ो बीएलओ को। नावेद भी मेरी बात सहमत होंगे और अनुभव चक भी। छोड़ो बीएलओ को, आप ही पर्ची बांट दो गांव घर घर में। कोई पुलिस तो पकड़ नहीं रही पर्ची बांटने में, कोई रोक नहीं बांट दो। उसको इशू बना चौराहे पर हंगामा काहे को, मैं ये समझना चाह रहा हूं। एनजीओ को पर्ची बांट दे तो भी अच्छा है। और आपको तो चुनाव लड़ना, आप नहीं बांट सकते पर्ची। कुल 3 लाख लोग हैं, 3.5 लाख वोटर मान लीजिए, आप भी बांट दो पर्ची। नावेद कह रहे हैं कि आपका संगठन बड़ा है, क्या समस्या है? इतना हंगामा बोले बीएलओ भाग गया। अरे बीएलओ ढूंढने से अच्छा तो पर्ची काट दो। खैर, नीति शर्मा जी, देश में 2 धाराएं थी, 2 बात जैसे नावेद कह रहे थे कि 2 चीजें सामने होंगी जनता के, एक इस पक्ष का कथन, एक उस पक्ष का कथन। और मुझे लगता है एक जनता के सामने जनता का आंखों देखा भी होता है। एक तो कथन होते हैं, एक कथन इस कान से सुना, एक कथन इस कान से सुना, और खुद जो मैंने अपने नेत्रों से देखा वो भी चुनाव को प्रभावित करता है, चाहे मिल्कीपुर हो और चाहे दिल्ली हो। नीति शर्मा, ना केवल आंखों से देखा, लेकिन उस देखने का प्रभाव और अनुभव
जनता के ऊपर क्या रहा, इस सारी चीज का आकलन जनता करती है। जनता इस बात का भी आकलन करती है कि उनकी जरूरतों का जो बेसिक एमिनिटीज हैं, बिजली की एमिनिटीज है, सुविधाओं की एमिनिटीज है, रोजगार की एमिनिटीज है, एजुकेशन है, मेडिकल है, रोजगार योजना है, इन सारी योजनाओं में किसने कितना काम किया है। बीएलओ पे आज हस्तक्षेप कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कोई भी इलेक्शन हो हमेशा सक्रिय भूमिका निभाता है, लेकिन कहीं ना कहीं भय का जो वो डर है ना, ये अखिलेश यादव जी के मुख से निकल गया है, क्योंकि उनको वो डर जो है, जैसे आपने बोला बांट दे, ये पर्चियां बांट दे, उनका और 1 to 1 इनका जब केडर जाएगा, मिल्कीपुर के लोगों के साथ संवाद करेगा, तो कहीं ना कहीं इनकी पृष्ठभूमि और स्ट्रांग ही होगी। लेकिन करना नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो काम तो किया नहीं है, और ये अपना समय भूल गए जिस समय इलेक्शन के बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, किस प्रकार से दंगाई, किस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी। आज 2024 के इलेक्शन जो हुए हैं, जिस तरीके से हुए हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिस व्यवस्था के थ्रू है, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में, तो उस पर भी हमेशा हस्तक्षेप लगाना, तो ये इनका काम ही है कि जब भी ये पूरा चुनाव मिल्कीपुर का ये राष्ट्रवाद, सनातनवाद वर्सेस परिवारवाद और सनातन विरोधीवाद हो चुका है। विकासवाद और विकास की धारा को रोकने के अगेंस्ट हो चुका है। आज अगर यूपी विकास की धारा के साथ जुड़ रहा है, वहां की जनता जुड़ रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रही है। अब काट सेवकों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले, सरयू की नदी को रक्त से रंजित करने वाले, आज सनातन के नाम पे कुंभ का विरोध करने वाले 2 महीने से लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं। उससे इनसे पूछिए दुबे साहब से, अखिलेश यादव कितना पैदल चल के गए थे डुबकी लगाने से पहले, जब राम मंदिर में दर्शन करने गए थे कितनी लाइन में खड़े हुए थे। अपने लिए सारे प्रोटोकॉल चाहिए इन लोगों को, अपने लिए एक प्रोटोकॉल चाहिए इनके नेताओं को। और जब यहाँ पे व्यवस्था के अंतर्गत अगर प्रशासन कोई कार्य करता है, तो केवल सत्ता पक्ष का और अच्छे काम का, जब देश विकास की और गौरव पर जी रहा होता है, विपक्ष का काम ही यही है कि कैसे करें। अरे अपने महासचिव को कब बाहर निकाला इन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो सनातन की रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे थे। और जहां तक मिलकर मुख्य चुनाव है, ये जो रोना अवधेश कुमार जी कर रहे हैं, तो देखो पुत्र मोह कितना प्यारा है, कितना प्यारा है कि पुत्र हार जाएगा तो मैं उस समय इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है नीति जी, जो क्षेत्र है, क्षेत्र का विकास कोई करना नहीं। ठीक है नीति जी, पुत्र है, क्या करिएगा। पुत्र के चक्कर में महाभारत हो गई पूरी इस भारत में, वो भी पुत्र का ही संकट था, आप क्या करोगे। खैर दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अनुभव चक के पास एक सवाल लेके जाऊंगा जल्दी से। मेरी ये बहन डॉक्टर नीति शर्मा, मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी ग्रस्त हैं। निश्चित तौर पर आप अगर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, तो आपको निष्पक्षता के साथ हमारी बुराई करें या भलाई करें, अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, हमें कमियां हैं तो आप कहिए, लेकिन आप बीजेपी की भी कमियों को उजागर करिए। ऐसा मत करिए कि प्रो हो जाइए। जहां तक कुंभ के, जहां तक अयोध्या में कार सेवक पे, एक मिनट अब मैंने सुना है, आप सुनिए। जहां तक कार सेवक पर गोली चलाने का मामला था, अमिताभ जी आपने भी कई बार सुना होगा कि वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था माननीय मिश्रा जी का। उन्होंने कहा था ये माननीय मुलायम सिंह जी का ऑर्डर नहीं था, ये उन्होंने स्पष्ट इंटरव्यू में बोला है मीडिया के सामने। जहां तक आपने लाइन की बात की है, सुनिए हम नारा भूल गए क्या आप? ये नारा भूल गए, मीने मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लड़कियां हैं, लड़कों से लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये आप ही के सुप्रीमो ने संसद के पटल से बोला था। क्या आप मोहित खान को संरक्षण देना, अयोध्या जीत गए, भाई साहब फैजाबाद जीते थे, लेकिन उसके बाद भी आपके ही सपा के लोग किस प्रकार से बच्चियों के बलात्कार में संदिग्ध पाए जाते हैं, और आप उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, और आप घड़ियालू आंसू रो रहे हैं अपने बेटे के लिए। उनकी बात अगर बेटा सत्ता में नहीं आया। ठीक है नीति जी, एक मिनट रुकना होगा। दुबे जी कंप्लीट करिए, आप कुछ कह रहे थे जी। बीजेपी के विधायक एमपी पकड़े जाते हैं बच्चियों के साथ रेप करते हुए, तब आप उनका नाम लेना भूल गई शायद। उनका नाम आपके मुखमंडल से नहीं निकलेगा। ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं, आप हमारी कमियों को अगर उजागर करें और हमारी अच्छाई ना कहें, हमें उसका भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन राजनीतिक फिर विश्लेषक इस पर नहीं लिखा होना चाहिए। इतना मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इस तरीके का आता है प्रवक्ता, तो वो अपनी कहे। लेकिन दूसरी चीज, आप वीआईपी कल्चर की बात करती हैं, ये वीआईपी कल्चर के कारण ही जान चली गई है, हजारों जान चली गई। जो दुबे जी रुकना होगा, रुकना होगा।
वीआईपी कल्चर की बड़ी चाह, हालांकि मैं इस पर एक टिप्पणी बड़ी कर चुका हूं, लेकिन फिर भी अब विषय आया तो बता दें। मुझे नावेद शिको, मुझे एक वर्तमान बड़ा नेता, भूतपूर्व बड़ा नेता, भावी बड़ा नेता, तीनों कह दिए, बता दो जो बिना सिपाही गारद लिए, बिना घोड़ा गाड़ी के संगम गया हो किसी पार्टी का, बता दो एक नाम ले दो कि भैया फलाने थे, 4 बार के सांसद थे और सर पर बोरा रख के और कंधे बोरी रख के और खड़ामा गए संगम। देखा आपने किसी को? कोई फॉर्च्यूनर पर, कोई कौन रोवर है गाड़ी, उस पर नहीं, कोई अल्टो से भी नहीं गया होगा नावेशी को। और किसी कुंभ में कोई गया हो ऐसा बड़ा आदमी तो बता दो। राजेंद्र प्रसाद जी भी जब कुंभ गए 54 में, राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल से किले में ठहराए गए नावेशी को। जी देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि वीवीआईपी को भी हक है स्नान करने का, वो भी धर्म से जुड़ा हुआ है। और जब कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता अगर जाते हैं तो बिना सिक्योरिटी के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी जान को अगर खतरा होता है तो सिक्योरिटी के ऊपर ही आफत आएगी। पहली चीज ये, ना उनको रोका जा सकता है और ना उनको बिना सुरक्षा के वो किसी धार्मिक अनुष्ठान में जा सकते हैं, और जाना भी उनका अधिकार है। जैसे लल्लू राम को जाना अधिकार है, नावेद शिको को किसी धार्मिक अधिकार है, वैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं को भी अधिकार है, उनको नहीं रोका जा सकता। मुझे 6 बजे घटना की जानकारी मिली जब ये कुंभ में हादसा हुआ था। मैंने 7 बजे खबर लिखी और मैंने लिखा कि वीवीआईपी इस हादसे की वजह हो सकता है, लेकिन वीवीआईपी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर वीवीआईपी पॉलिटिशियंस की तस्वीरों पर रोक लगा दी गई कि आप धार्मिक अनुष्ठान में जा रहे हो, आस्था का सवाल है, यहां पर तस्वीरें नहीं खींचे, प्रचार नहीं हो, टीवी कवरेज ना हो, तस्वीरें ना हो, तो खुद ब खुद छट जाएंगे सब लोग। पता है सबकी आस्था, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी या कोई भी नेता हो, सबको पता है कि कितनी आस्था है और कितना अपना पॉलिटिकल दायरा बढ़ाने के लिए किया जाता है। तस्वीरों पर अगर रोक लगा दी जाती तो शायद जितने वीवीआईपी जा रहे हैं उसके आधे भी नहीं जाते, चाहे उसमें अखिलेश यादव होते या अन्य भाजपा के बड़े नेता होते। तो सवाल इस बात का है कि वीवीआईपी सिक्योरिटी से नुकसान तो होता ही है, जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा होगी, और सुरक्षा को रोका भी नहीं जा सकता और उनको भी नहीं रोका जा सकता। तो सवाल ये उठा है। लेकिन मैं एक चीज बहुत अहम कहना चाहूंगा, 2 गलतियां हुई हैं, एक योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से और एक अखिलेश यादव जी की तरफ से। अखिलेश यादव जी की तरफ से आज संसद में जो उन्होंने पर्ची वाली बात की, ये भी बड़ी बचकानी है। पर्ची बीएलओ दे हर के दरवाजे पर, ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, सरकार का कोई कमिटमेंट नहीं है। उनके जो उनके भाषण लिखने वाले हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है। उनका आशय शायद ये था कि वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं, जिंदों को मुर्दा बता दिया जाता है और मुर्दों को जिंदा बता दिया जाता है, ये आशय था, जिसमें उन्होंने गलत सेंटेंस बोल दिया। इसी तरह से योगी जी के बहुत अच्छे इंतजाम थे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हजारों करोड़ का जो प्रचार हुआ वो भी स्वागत योग्य है, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार होना बहुत जरूरी है। महाकुंभ का ये भी एक आशय है, ये प्रचार हो, लोग धर्म के बारे में जाने, हमारी आध्यात्मिक ताकत, हमारी सांस्कृतिक जो ताकत है वो दुनिया जाने। लेकिन उसमें एक भी विज्ञापन के सेट में जो आम पब्लिक आ रही थी, नासमझ भी जनता होती है, उसको जागरूक करने का कोई एक सेट नहीं था कि भैया भगदड़ से बचना है। हमेशा भगदड़ होती रही है, इतिहास गवाह है, किसी अफवाह में नहीं आना है, भागना नहीं है, बैरिकेडिंग नहीं, इस तरह की लाइंस नहीं थी हमारे प्रचार में। ये आगे से ठीक बात नावेशी को, आप ये सुझाव अच्छा है, और आगे से सरकार कोई हो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि भीड़ का जागरण, भीड़ का जन जागरण बहुत जरूरी है, वो सतत होते रहना चाहिए, क्योंकि भीड़ तो भीड़ होती है। इसलिए वो अगली बार से कस्टमरी हो जाए, बिल्कुल ये हो जाए कि मैंने ये परम आवश्यक है कि भीड़ का जन जागरण। अनुभव चक साहब के पास चलता हूं। अनुभव चक साहब, 2 इस्तीफे दांव पर लग गए हैं, एक अवधेश जी का, एक अखिलेश जी का। अब तो मामला कैड़ा हो गया, नहीं कैसे निपटेंगे? देखिए अमिताभ जी, इस्तीफे का आप भी कुछ दाव पर लगाएंगे, इस्तीफा वगैरह कुछ
कोई बड़ा नेता आपका, कुछ ऐसा चिंतन विचार? देखिए अमिताभ जी इस्तीफा देने की बात वो करते जिनको हार का डर सता रहा होता है। वो एक तरह से जनता को ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास सा मुझे दिखता है कि यदि हमारे बेटे को आपने नहीं जिताया तो हम भी इस्तीफा दे के यहाँ की जनता को पुनः चुनाव के मैदान में उतार देंगे, ये सीट खाली हो जाएगी। हार का डर सता रहा है। लगातार ये बात कहना कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी का कोई नया तरीका ईजाद कर लिया है। पहले ईवीएम की बात करते रहते थे, अब नया एक तरीका ईजाद कर लिया है। बीएलओ द्वारा पर्ची ना देने की बात भी उसी क्रम में आती है। सबको पता है कि वोट देने के लिए आवश्यक है आपका वोटर लिस्ट में नाम होना और दूसरा आपके पास पहचान पत्र होना। बीएलओ पर्ची दे ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बाद ही बरगलाने का काम। और दूसरी बात, इससे ये भी पता लगता है कि संगठन लेवल पर आपकी कितनी शून्यता है। वहाँ पर सभी को पता है कि जब किसी पार्टी का विधानसभा लेवल का संगठन होता है, जिले लेवल का संगठन होता है और चुनाव जब आता है तो संगठन को एक्टिव मोड में करके घर घर पर्चियां संगठन के माध्यम से भी पहुंचाई जाती हैं। वहां पर बूथ अध्यक्ष आपका होता है और हर विधानसभा में अमिताभ जी 250 से 200 सवा 200 तक बूथ होते हैं। वो बूथ अध्यक्ष और उनकी पार्टी, उनके जो सदस्य हैं वो मिलकर घर घर पर्चियां पहुंचा दें। इसमें बीएलओ को भी आपने पार्टी बना दिया। ले देकर हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए वो माध्यम अखिलेश यादव बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये इस्तीफा देने को तैयार है, हम लेने को तैयार हैं। इसमें दिक्कत कहाँ है अमिताभ जी? 8 तारीख को ले लेंगे, आप दे देना, हम तो उसकी तैयारी करे बैठे हैं। ठीक है अनुचक जी, मुझे लगता है कि हमने ऐसे चुनाव भी देखे कि जब हमारे घर, दुबे जी सच कहें, हमारे घर फरुखाबाद में रहे हो या दिल्ली में, नावेद भाई 3-3, 4-4 पर्चियां आ जाती थी क्या? और पर्ची के साथ एक पंपलेट भी आता था। हर जो पार्टी पर्ची लाती थी वो अपने उम्मीदवार का विवरण वाला वो रंगीन कागज पे छपा वो दे जाती थी क्या? हम लोग भी सोचते थे बताओ कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक ही आदमी का 4 पर्ची आ गई। अब पार्टियां के पास कार्यकर्ता नहीं रहे क्या? और अगर कार्यकर्ता है तो फिर ये प्रथा बंद क्यों हुई? क्या व्हाट्सएप पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? अच्छी बात तो ये थी कि छाती ठोक कर कहते हैं कि बीएलओ जाए नहीं जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक मतदाता से हमारा संपर्क है। ये अच्छी बात होती। और अगर बीएलओ के सर ठीकरा फोड़ने की तैयारी है तो ये अनुचित है। मैं पहले ही राइडर लगाए दे रहा हूं। मेरी बात से दुबे जी भी मन में सहमत होंगे। बीएलओ को छोटा मुलाजिम समझ के उसको चुनाव के परिणाम की वेदिका पर चौसर की तरह इस्तेमाल मत करो भाई। चुनाव में कहीं कोई प्रक्रिया कोई संवैधानिक है क्या कि बीएलओ ही जाएगा पर्ची देने? और अव्वल तो पर्ची की जरूरत ही नहीं वोट में, फिर भी मन है तो ले लो पर्ची। लेकिन पर्ची ही निर्णायक हो जाए कि पर्ची नहीं आई इसलिए हम चुनाव हार गए, ये तर्क नहीं चलता। दूसरी बात, लोकतंत्र में ये भी ठीक नहीं कि हमको जिताया है अब हमारे लड़के को भी जिताओ नहीं तो हम भी इस्तीफा दे देंगे। ये भाव ठीक नहीं, ये भाव गलत है। ये जनता को स्वतंत्र जनादेश देने से रोकने की कोशिश है प्रकारांतर से कि भाई आप एक के साथ एक फ्री चलेगा। नहीं, ये कोई सेल लगी है क्या? हर चुनाव में जनता को अपनी स्वतंत्रता हासिल होनी चाहिए। वो किसको वोट दे किसको नहीं वोट दे, वो किसी का चाचा हो किसी का मामा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए ये, और तीसरी बात मैं कहूंगा कि भारत में तमाम उतार चढ़ाव आए, फिर भी जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है, वही सनातन है। सनातन मतलब जिसका ना आदि ना अंत। सारे धर्मों के उद्भव की तारीख दर्ज है इतिहास में, जन्म की, और सारे धर्मों के प्रवर्तकों के जन्म की तारीख दर्ज है, और सारे धर्मों के की रूल बुक, सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ तय है। मेरी बात से सब सहमत होंगे।
नावेद भाई भी सहमत होंगे। सिर्फ सनातन है जिसका कोई प्रवर्तक नहीं, एक आदमी, जिसका कोई जन्म का काल तारीख नहीं, और जिसकी कोई एक किताब नहीं, कोई एक किताब नहीं। और एक नई बात कहता हूं, आनंद वाली बात है नीति जी, भारत में वेद जब रचे गए, दुबे जी, जब वेद रचे गए तो उससे पहले विश्व में कहीं कोई भाषिक संस्कार नहीं था भाषा का ना। वेद प्रथम वो हैं। वेद में ये सनातन का भाव बताने की कोशिश मैं करूंगा। नीति जी आप भी सुनिएगा, ऐसे विषयों में आपकी रुचि रहती। वेद में हमने कोई एक रचयिता नहीं कहा वेद का। बता दीजिए ऋग्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का एक रचयिता है? नहीं। यजुर्वेद का नहीं। हम आई को मानते ही नहीं, हम वी पर चलते हैं। हम बता दीजिए ऋग्वेद का कोई एक रचयिता है? नहीं। किसी पुराण का कोई एक रचयिता है? नहीं। किसी स्मृति का कोई एक रचयिता है? नहीं। वेद में ऋषियों का मके मंडल हैं। मंडल अध्यक्ष तो भाजपा ने अभी बनाना शुरू किया क्या, लेकिन हमने 4000 वर्ष पहले ऋषियों के मंडल गढ़े। एक सूक्त किसी का ऋषि का रचा है, उसके नीचे का दूसरा सूक्त किसी दूसरे ऋषि के कंठ से फूटा है। ऐसा दुनिया में कहीं हो तो बता दीजिए। सबके पास एक किताब, सबके पास उसका एक वाचने वाला, लिखने वाला, और एक प्रवर्तक, एक जन्म की तारीख। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो सनातन की महिमा को, उसके गौरव परंपरा को घात पहुंचाए, आघात पहुंचाए। और एक चीज और भी हमको लगता है हम लोगों को देखनी चाहिए कि 1000 वर्ष के गुलामी का कालखंड रहा हमारा, दुबे जी, 1000 वर्ष का भारत में। दुनिया के इतिहास पढ़ के देखिएगा आप तो एआई से और सरल हो गया है खोजना, गूगल से भी फास्ट सर्विस है। जिस भी देश में 1000 वर्ष की गुलामी रही हो, उस देश के पास अपनी संस्कृति और विचार कुछ बचा ही नहीं। सिर्फ भारत है अकेलौता जिसने 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भी जब निकल कर बाहर आया तो भागवत जिंदा थी, रामचरितमानस जिंदा था, ऋग्वेद जिंदा था, स्मृतियां जिंदा थी, हमारी पुराण जिंदा थे। कुछ भी विलुप्त नहीं हुआ। हनुमान चालीसा जिंदा थी, सत्यनारायण की कथा भी जिंदा रही 1000 वर्ष की गुलामी के बाद। यह बड़ी बात है। राजनीति होती रहेगी मित्र। कल वोट हो जाएगा, 8 तारीख को नतीजा आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जनता के सामने इस्तीफे की बात नहीं की जाए आगे से, क्योंकि कई बार टोटका गलत भी हो जाता है। क्या बाद में पंडित बताएगा कि इस्तीफा काहे बोले थे, अपशगुन हो गया। इसलिए इस्तीफे तक नहीं जाइए। चुनाव है, जनता का जनादेश है, सिर झुका के स्वीकार करिए। अगली बार फिर चुनाव आएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।